हेलो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मैं हूं आपका प्यारा भाई राम आशीष और आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आज कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। यानी कि पार्ट 2 है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। मैं हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा आप लोगों से एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल पे नए ही होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस अध्याय का वो भी लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अम्ल, यानी कि हमारा है क्या, एसिड। जो हमारा है एसिड, यहाँ दिया हुआ है एसिड। एसिड दोस्तों जो हमारा होता है, यानी कि अम्ल जो होता है दोस्तों, हम इसको किस प्रकार से पहचानेंगे। हम इन्हें कुछ अन्य रूप में मतलब पहचानते हैं किस किस प्रकार से। सबसे पहला जो होता है, मैं इसका थोड़ा आकार बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। तो हम किस किस इसी प्रकार से पहचानते हैं, किस किस रूप से। सबसे पहला है हमारा जो होता है अम्ल, वह होता है स्वाद में खट्टा, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ये जो हमारा नीला लिटमस पेपर है, ये लाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर लाल लिटमस पेपर रहेगा तो नींबू में डाला जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन प्लस, यानी कि नेगेटिव देता है। और उसके बाद हम इसको कुछ उदाहरण जैसे हैं इसके HCl, H2SO4, CH3COOH और सिट्रिक अम्ल। ये सिट्रिक अम्ल जो है दोस्तों, यही है। उसके बाद हम इसके दो अम्ल हैं दोस्तों, जो कि सांद्र और तनु। इसको एक एक नंबर का अधिकतर पूछ लेता है। तो सांद्र और अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में, जल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में, यानी कि जैसे दोस्तों नींबू हम कह सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि दोस्तों और होता है कि अगर नींबू किसी एक जग पानी है, उसके बाद उसमें इस नींबू को मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये इस पेज का समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा, जो कि है क्षारक, जिसे कहते हैं बेस भी कहते हैं। क्षारक को भी पहचानने की इसे भी तीन प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है हमारा, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जो हमारा दोस्तों ये क्षारक है, यानी कि बेस है, इस क्या होता है, ये कड़वे होते हैं। दूसरा है ये लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, लाल लिटमस पेपर था, नीले में चेंज हो गया। तीसरा जो हमारा बिंदु है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, यानी कि ऋणायन आयन देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है, NaOH, यानी कि सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद KOH, NH4OH। तो हमारा ये जो दोस्तों यहाँ क्षार है, एक यहाँ छोटा सा क्षार, यानी कि क्षार और क्षारक, ये दोस्तों इसमें बहुत लोग बच जाते हैं।
एग्जाम में पूछ लेता है क्षार के बारे में तो क्षारक के बारे में लिख देते हैं, और क्षारक के बारे में पूछता है तो क्षार के बारे में लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। देखिए क्षार में क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील क्षारक हो उसी को क्षार कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, साबुन। एक क्या है, एक क्षार है। तो इसी को आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आई होप कि आपको ये परिभाषा याद हो चुका होगा। नहीं याद है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा है सूचक। सूचक है, सूचक मतलब इसे हम किस प्रकार से, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक देखिए दोस्तों 3 प्रकार के। सबसे पहले हमें देखना है सूचक क्या है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा होता है विलयन अम्ल या क्षारक की उपस्थिति क्या होता है, दर्शाता है। इसका जो रंग या गंध होता है क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। तो ये दोस्तों हमें क्या है, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा दोस्तों सूचक है वह 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा सबसे पहला है वह है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम और संश्लेषी सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। तो आइए हम इनको विस्तार से बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसी सूचक में है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, सबसे पहला हम इसके परिभाषा जान लेते हैं। तो हमारा है वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए। सबसे पहले हमारा लिटमस। अगर लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तो वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर रहे तो लाल हो जाता है। अगर लिटमस पेपर को किसमें या क्षारक में डाला जाता है, लाल रंग का है, तो यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और हल्दी को अम्ल में डाला जाता है तो यह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और हल्दी को इसमें क्षारक में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो दूसरा था हमारा कृत्रिम सूचक और या संश्लेषित सूचक। इसे दोनों को एक ही कहते हैं, चाहे संश्लेषित सूचक है या कृत्रिम सूचक। तो इन्हें इसकी परिभाषा सिंपल है, छोटी छोटी सी है तीनों की परिभाषा। तो ये दूसरा हमारा कृत्रिम, हम लोग प्राकृतिक सूचक पढ़ चुके हैं, ये हमारा कृत्रिम सूचक। तो वे सूचक जो रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं, रासायनिक के द्वारा। जैसे कि दोस्तों रसायन जैसे क्या कोई भी पात्र हो, जैसे कि हमारे यहाँ देख लीजिए फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑफ ऑरेंज, ये हमारी है 2 चीज़। तो अगर इसे अम्ल में, बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों, अगर आप लोग इसे नहीं समझेंगे तो नहीं। अगर ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, अगर इसको अगर इसे क्षारक में मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी। अगर इसको मेथिलीन अम्ल को किसमें मिलाया जाता है, अगर अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। अगर मेथिलीन को अगर इसमें, और उसके बाद क्या किया जाता है, सॉरी दोस्तों एक गलती हो गई यहाँ, जो होता है क्या, अगर फिनाइलएथलीन को क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और फेंथलीन को अम्ल में मिलाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, इस तरह सफ़ेद हो जाता है। और मेथिन को क्षारक में मिलाया जाता है तो वह पीला हो जाता है, और अम्ल में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा है गंधीय सूचक।
अब गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक की हमारी एक छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन में, जिस पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग आसानी से जान सकते हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि जिन पदार्थों को, कोई भी पदार्थ हो, गंध मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण का सबसे पहला है प्याज का रस। अगर प्याज के रस को अम्ल में, यानी कि ये जो हमारा प्याज का रस है दोस्तों, अगर इसको इसमें अम्ल में, प्याज के रस को अम्ल में मिला दें तो यह क्या होगा? तीखे गंध निकलेगा इससे। अगर प्याज के रस को क्षारक में मिला जाता है तो क्या होगा? कोई गंध में बदलाव मतलब नहीं होगा। कोई गंध नहीं होगा, बिल्कुल भी गंध नहीं होगा। अगर हमारे वैनिला है, अगर अम्ल में मिलाया जाए तो ये समान रहेगा, यानी कि हल्की हल्की जैसे आती है वैसे वैसे आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा अगर इसको वैनिला को क्षारक में मिलाया जाए तो इसे कोई गंध नहीं होगा। और लौंग का तेल अगर अम्ल में मिला जाए तो वह सामान्य रहेगा, और लौंग के तेल को क्षारक में मिलाया जाए तो उसमें क्या होगा? कोई भी गंध नहीं होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। अब की बार दोस्तों इसे भी बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, अगर स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हमारा है क्या कह रहा है। अब की बार कह रहा है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, जो हमारी धातु व अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अगर अम्ल के साथ ये हमारी क्या कराई जाए? अब साथ अभिक्रिया, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? जैसे कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। चलिए धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं। धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है? इससे प्राप्त होता है लवण प्लस H2, यानी H2 होता है। तो ये जो हमारा अम्ल है 2HCl हो जाता है। उसके बाद प्लस जिंक, और हमारा एरो का तीर है। उसके बाद क्या होता है? ZnCl2 प्लस H2। ये तो उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ दूसरा देख लीजिए, क्षारक में दिया हुआ, अगर हम जो धातु है उसको क्षारक के साथ क्या कर देते हैं? क्षारक के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें यही सेम प्राप्त होगा, लवण प्लस H2 ये प्राप्त होगा। उसके बाद NaOH और जिंक और Na2Zn रिएक्शन करने पे हमें प्राप्त होता है NaZnO2 प्लस H2O में प्राप्त होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि ये जो अम्ल और धातु है इसको रिएक्शन कराने पर लवण और H2 होता है, और क्षारक और धातु को जोड़ेंगे मतलब रिएक्शन करा देते हैं तो लवण और H2 प्राप्त होगा। ये दोनों का दोनों रिएक्शन करने पर एक ही प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। जो हमारा हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, इसका हम किस प्रकार परीक्षण करेंगे? चलिए हम इसका परीक्षण करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमें इसे थोड़ा सा 1-2 लाइनों में लिखी गई है, बट आपका एक ही लाइन होगा लिखेंगे तो। यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये स्टैंड है, ये तो हमारा क्या है? स्टैंड है। यहाँ एक लगा हुआ है, एक बीकर लगा हुआ है। इसे हटा दें। हमारे यहाँ बीकर लगा हुआ है
बीकर लगने के साथ साथ यहाँ देख लीजिए एक नली ये है, जो कि यहाँ पानी के अंदर इस तरह से मुड़ी हुई है, बट पानी के अंदर है। और ये मोमबत्ती हमारी है और ये बुलबुले निकल रहे हैं छोटे छोटे, आप इन बुलबुलों को देख सकते हैं। और इसमें जो टब में पानी भरा हुआ है, ये जो टब में पानी भरा हुआ है वह साबुनी पानी है, जैसे कि आप लोग यहाँ सामने सामने देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो हमारा इसमें भरा हुआ है वह HCl और जिंक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफिल भरा हुआ मतलब गैस है, और जिंक का छोटे छोटे एक कण मिलाए गए हैं, हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मिलाया गया हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद जिंक के छोटे छोटे कण मिला दिए गए हैं और यहाँ पर एक और ट्यूब की तरह मतलब लगाया गया है, ताकि इसमें से हवा पास ना हो। तो दोस्तों इसमें जब करने के बाद इस पाइप से, तो इसी पाइप से वायु होकर निकलती है, यानी कि गैस होकर निकलती है। तो यहाँ पर आके बुलबुले पानी के अंदर से निकलती हैं, तो ये साबुनी पानी होने के कारण बुलबुले बन जाती हैं और ऊपर से जाने लगती है, हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो जब हम मोमबत्ती को उस गुब्बारे के पास लाते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जब मोमबत्ती को गुब्बारे के पास लाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से फूट जाता है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम इसका परीक्षण कर लिए, अगर करना चाहते हैं आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आई होप चलिए ये समझ में आया होगा और परीक्षण करके देख भी सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अम्ल व क्षार की धातुओं को कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब की बार हमें क्या करना है, जो हमारा अम्ल और क्षारक है, अम्ल और क्षारक है कि इनकी धातु जो कार्बोनेट है तथा धातु बाइकार्बोनेट, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या कराना, अभिक्रिया कराना। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके साथ, जो हमारा है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ है। क्या कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या जाता है, जैसे कि जो हमारा अम्ल है और ये धातु कार्बोनेट है, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि ये जो हमारा अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, लवण प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब हम अम्ल को किसमें, धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं कार्बोनेट, कार्बोनेट में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, मतलब दोनों को मिला करके रिएक्शन करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि CO2 कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ देख लीजिए दूसरा दिया हुआ है अम्ल धातु की बाइकार्बोनेट के साथ। तो पहले हम हिंदी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो हमारा अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट, मतलब इन दोनों को जोड़ करके जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें यही लवण और CO2 और प्लस जल, हमें मतलब यही प्राप्त होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ दिया हुआ है 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरोफिल Na2CO3, यानी कि क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए NaCl दिया हुआ है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O दिया हुआ है, NaCl जिसे कहते हैं सल्फेट क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हम नीचे थोड़ा सा आते हैं, तो यहाँ देख लीजिए एक लाइन यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसे। क्या दिया हुआ है, क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आपको ये याद रखना है, ये दोस्तों बहुत बार पूछा है और बहुत इसमें 70 से 80% लोग गलत लिख के आते हैं। ये क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। जो हमारा दोस्तों ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, गैस। इसका हम परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम इसका परीक्षण कर लेते हैं।
किस प्रकार से करना है हमें। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, COH2। उसके बाद CO2 को रिएक्शन करने पे COCO3H2O प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हमारा ये जो है एक स्टैंड है। स्टैंड एक बीकर लिया गया है, इसमें पाइप लगी हुई है और इसमें चूने का पानी भर दिया गया है। उसके HCl हाइड्रोक्लोरोफिल मतलब भर दिया गया है, हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद यहाँ Na2CO3 भरा गया है, यानी कि Na सोडियम कार्बोनेट, CO गैस मतलब भरा गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCO यानी कि सोडियम का कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट हो जाता है। तो देख लीजिए इसमें भरा गया है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, जब अगर हम इसी तरह के अधिकतर मतलब इसको प्रवाहित करते जाते हैं अधिक मात्रा में, मतलब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, अधिक से अधिक उसमें प्रवाहित करते जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा पानी फिर से वैसे सेम हो जाता है जैसे कि पानी रहता है, उसमें रंग नहीं रह जाता। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। यानी कि दोस्तों इन दोनों पे हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या हो जाता है, अम्ल और क्षारक को मिला देने पर अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा लवण और जल प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। अगर हम ये जो हमारा अम्ल है और क्षारक है, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करा देते तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, लवण और जल प्राप्त हो जाता है। यानी कि HCl प्लस NaOH NaClH2O। तो दोस्तों देख सकते हैं हमें नीचे दो से तीन लाइनें दी गई हैं, हमें इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमें ये याद रखने योग्य हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ नीचे देख लेते हैं क्या हमें दिया गया है, जो कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो है जल अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को प्रवाह को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जो दोस्तों ये हमारा होता है, क्या कर देते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। इसी तरह क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उदासीनी अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यही हमारा छोटा सा परिभाषा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि CuOMgO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है। उसके बाद धात्विक ऑक्साइड यहाँ दिया धात्विक ऑक्साइड और अम्ल को यानी कि जोड़कर रिएक्शन कराया जाए तो लवण और हमें जल प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों धात्विक ऑक्साइड और अम्ल को जोड़ दिया जाए, अगर उसको रिएक्शन कर दिया जाए तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा। एग्जाम्पलर के लिए देख सकते हैं CuO और 2HL अगर रिएक्शन करा दे CuCl और प्लस H2 हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर एक लाइन में छोटी सी दी गई है जो कि रेड कलर के बॉक्स में मैंने बंद कर रखा है, देख लीजिए। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देख सकते हैं क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जो हमारा क्षारक है उसके आधात्विक ऑक्साइड की अपेक्षा की अभिक्रिया मतलब ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ थोड़ा ऊपर लिखा गया
उसके बाद जैसे ये हमारा क्षारक है और क्या है, आधात्विक ऑक्साइड है। क्षारक और आधात्विक ऑक्साइड का मतलब जोड़ करके रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल और लवण ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए CaOH2 CO2 और रिएक्शन का चिन्ह यानी कि एरो का चिन्ह लगा हुआ है CaCO3 + H2O। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी कि जो दोस्तों हमारा जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षारक, जो हमारा क्षारक होता है दोस्तों, किस प्रकार से अम्ल देख लीजिए। अब की बार हम पहले अम्ल में करके देख लेते हैं किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। तो हम इसे थोड़ा सा करके देख लेंगे। तो हमारा हो जाता है जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। उसके बाद H+ आयन की H3O+ हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो दोस्तों मैंने इसे पीछे मतलब पहले ही पढ़ चुका है, हमारा H+ आयन देता है, बट इसे हम क्या लिखते हैं, H3O+ लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं। यानी कि H यहाँ देख सकते हो ऊपर, यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पर H++ और H2O रिएक्शन करने पर H3O+ हो जाता है। यानी कि HCl H2O को रिएक्शन करने पर H3O+ प्लस Cl- यानी कि ऋणायन हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो क्षारक के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा H+ आयन था, बट यहाँ माइनस का रहेगा। यहाँ दोस्तों एक तीर की तरह लगा, मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। क्षारक की उपस्थिति में क्या हो जाता है, क्षारक की उपस्थिति में OH- आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइनस का आयन बनाते हैं, जो कि NaOH जल का रिएक्शन करने पर NaOH, उसके बाद OH- हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हैं कि जल के साथ अम्ल व क्षार मिलाते समय सावधानियां हमें कौन कौन सी बरतनी चाहिए हमें कुछ इसके साथ, क्योंकि इससे हमारा जो दोस्तों हमारी है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम इसे चख लें और सब कर लें। हमें चख करके, इसे टच करके या कुछ करके हम इसे पहचान लें। हमें टच करना भी भारी पड़ सकता है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं हमारा पहला बिंदु है, सबसे पहला बिंदु कह रहा है हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए। तो दोस्तों अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, यानी कि इसकी जो शक्ति है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जो हमारा, दो बिंदु हैं, तो सबसे पहला है किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उनके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- यानी कि ऋणायन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। दूसरा हमारा है अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक यानी कि सार्वजनिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा है क्या, सार्वभौम सूचक और सार्वजनित्र सूचक, यानी कि ये दोस्तों एक ही हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, इस बिंदु को पढ़ लेते हैं। यह अनेक किसके, यहाँ से हटाना पड़ेगा थोड़ा, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ब्रैकेट में क्या कह दिया, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह एक मतलब सूचक जो है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को क्या कर देता है, विभिन्न रंगों में क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा अगर इसका pH मान 7 रहता है, जैसे कि यहाँ पर 7 पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा तुरंत ही। यहाँ पहला pH बराबर मतलब 7 होता है तो अम्लीय
विलयन होता है अगर एकदम मतलब 7 पे है। उसके बाद हमारा है जो पीएच, अगर पीएच बड़ा मतलब 7 छा रही है विलयन कहलाता है। तो इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इसको अगले वीडियो में मतलब मैं इसका वीडियो ऑलरेडी मतलब बना के एक इसका अलग से बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको अधिकतर मतलब पूरा डिटेल से अभी यहाँ मैं नहीं समझा सकता, बाद में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला पेज आ चुका है जो कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम महत्व इसके जान लेते हैं। तो हमारे 2 4 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। उसके बाद हमारा है वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्ष वर्षा कहलाती है। तो यहाँ वर्ष लिखा गया है। और तीसरा बिंदु जो हमारा है, ये तीसरा बिंदु, मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ है मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिससे कारण जलन व दर्द होता है। यानी कि जो दोस्तों हमारा मधुमक्खी का डंक है एक इतना मैथनाइक मतलब मैथनोइक नामक एक अम्ल छोड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर उसका डंक आपके शरीर में रह जाता है तो बहुत दर्द करता है। तो क्या कर देते हैं, मैथनोइक नामक एक अम्ल होता है उसी को आपके शरीर में वही डंक के द्वारा छोड़ देते हैं। तो अगर वह निकल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सबसे अंतिम लास्ट पॉइंट है हमारा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पेज में लवण। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अम्लीय प्लस क्षारक को अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन में कर देते हैं, क्या हो जाता है, लवण प्लस जल प्राप्त हो जाता है। यानी कि यह ClOH हो जाता है, मिल जाता है तो क्या हो जाता है, NaCl प्लस H2O यानी जल। तो CaCl2 CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। उसके बाद KCl हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है। अब की बार हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमारा है लवण के रसायनों का निर्माण। तो इसके 5 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा अध्ययन का सोडा, पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका निर्माण जो दोस्तों है किस प्रकार से होता है, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दिया क्या गया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, सोडियम जो क्लोराइड होता है वह क्या होता है, जलीय विलयन में जो जल होता है विलयन में उसमें क्या होता है, प्रवाहित करना। अगर उसमें प्रवाहित कर दिया जाए, क्या प्रवाहित कर दिया जाए, बिजली यानी कि करंट उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। उसके बाद यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एनोड पर यानी कि Cl2 गैस और कैथोड पर HH2 गैस और कैथोड के पार NaOH पर विलयन बनता है। यानी कि दोस्तों ये किस किस पे कौन कैसे कैसे बनता है यहाँ पर दिया गया है। इसका उपयोग जो है दोस्तों आप लोग इसका आसानी से जान सकते हैं। Cl जो कि हमारा ईंधन के रूप में, H हाइड्रोजन जो कि हमारा PVC जो जल की स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है, NaOH यानी कि ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला है दोस्तों, विरंजक चूर्ण यानी कि CaOlCO मतलब C2। इसका जो निर्माण है दोस्तों ये बहुत ही आसान है। किस प्रकार से किया जाता है, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का
निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl अगर रिएक्शन कर दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, CaOHCl2 प्लस H2O। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, हम जान लेते हैं। सबसे पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, सबसे पहला हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक चूड़ के लिए। तीसरा है पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में। तो हमारे यहाँ 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। यह एक दुर्बल अंशारक है, यानी कि दोस्तों खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या होता है, 2HNClO मतलब CO3 यानी A2COH2O प्लस CO2, यानी कि दोस्तों एक ही से देख रहे हैं आप लोग, तीन तीन निकल जा रहा है। उसके बाद उपयोग, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है दोस्तों जान लीजिए। जो हमारा बेकिंग सोडा है कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहला दोस्तों बिंदु देखिएगा, सबसे पहले बिंदु में हमें क्या कर रहा है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल। सेकंड वाला जो हमारा है, सेकंड बिंदु क्या कह रहा है, यह एसिड का एक संगठन है, यानी कि एसिड का एक संगठन है। तीसरा है अग्निशामक में इस्तेमाल, ये 3 प्रकार से किया जाता है। चौथा हमारा है धोने का सोडा, यानी कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। धोने का सोडा निर्माण होता है, देख लीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, कांच, साबुन एवं कागज का उद्योग करने में। दूसरा बिंदु है हमारा घरों में साफ सफाई के लिए। तीसरा बिंदु है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये भी पेज अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पेज में हमारा जो है, जो कि लास्ट है इसका वीडियो का, नहीं मतलब ये 5वां पेज है, मतलब 5 प्रकार के थे तो हमारा 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि दोस्तों जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसका है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें जिप्सम को कितने 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अस्थायी मतलब हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट यहाँ क्या होता है, अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। यानी कि देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा है, क्रिस्टल को 373 के पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। दूसरा हमारा जो है, दूसरे में यहाँ दिया हुआ है, यह सफ़ेद चूड़ को जल में मिलने पर यह फिर से जिप्सम में बन जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए। दूसरा है खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। तीसरा है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो हमारा इस वीडियो का ये लास्ट है दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। हमारा क्रिस्टल का जल जो है वो क्या है, क्रिस्टल का जल यानी कि दोस्तों यहाँ देख लीजिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, CuSO4 और दिया हुआ है 5H2O। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को मैं टाइम दिखा दे रहा हूँ, टाइम देख सकते हैं दोस्तों 23:09, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रात 11 बज रहा है दोस्तों, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आइए मेरी मेहनत को सफ़र करें दोस्तों, एक बार बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, सब्सक्राइब करके वीडियो को
ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।